स्वागत है आपका विज्ञान की आवाज़ कार्यक्रम में। यह पॉडकास्ट की श्रृंखला अब तक पहुंचाई जा रही है मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा, जिसे उत्प्रेरित और समर्थन दिया है राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद ने। विज्ञान की आवाज़ कार्यक्रम से आपको मिलती है देश और दुनिया में होने वाली विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अपडेट। साथ ही साथ हम करवाते हैं आपकी मुलाकात देश के उन तमाम वैज्ञानिकों और साइंस लैब से जो भारत को और बेहतर बनाने में लगातार अग्रसर हैं। आज के टॉप साइंस अपडेट। मोटे अनाज का ग्लोबल हब बनेगा भारत। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में स्थापित किया जाएगा। संसद में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पेश किए गए यूनियन बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हैदराबाद स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में स्थापित किया जाएगा। Global hub for millets which are Sri Anna. India is the forefront. India's at the forefront of popularizing millets, whose consumption furthers nutrition, food security, and welfare of farmers, said the Honorable Prime Minister. We are the largest producer and second largest exporter of Sri Anna in the world. We grow several types of Sri Anna, such as Sri Anna Jowar, Sri Anna Ragi, Sri Anna Bajra, Sri Anna Kutu, Ramdana, Kangni, Kutni, Kutki, Kodo, China, and Sama. These have a number of health benefits and have been an integral part of our food for centuries. I acknowledge with pride the huge service done by small farmers in contributing to the health of fellow citizens by growing these Sri Anna. Now, to make India a global hub for Sri Anna, the Indian Institute of Millet Research, ideally Indian Institute of the Sri Anna Research, Hyderabad, will be supported as the center of excellence for sharing best practices, research, and technologies at the international level. The agricultural credit target will be increased to 20 lakh crores. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में विज्ञान के क्षेत्र पर दिया विशेष ध्यान। एक रिपोर्ट के अनुसार इस साल बजट में सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को 16,361 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यह रकम पिछली बार की मंत्रालय को की गई आवंटित राशि से 2,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट को मंत्रालय के 3 विभागों में बांटा गया है, जिससे यह 16,361 करोड़ रुपए के बजट में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को 7,931.05 करोड़ रुपए, जैव प्रौद्योगिकी विभाग को 2,683.86 करोड़ रुपए और विज्ञान और औद्योगिकी अनुसंधान विभाग को 5,786.51 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बताया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए 3 नए सेंटर्स की स्थापना की जाएगी। Potential of our economy. Centers of excellence for artificial intelligence. For realizing the vision of make AI in India and make AI work for India, 3 centers of excellence for artificial intelligence will be set up in top educational institutions. Leading industry players will partner in conducting interdisciplinary research, develop cutting-edge applications, and scalable problem solutions in the areas of agriculture, health, and sustainable cities. This will galvanize an effective AI ecosystem
and nurture quality human resources in the field. National Data Governance Policy. अहमदाबाद में 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 27 जनवरी 2023 को अहमदाबाद के साइंस सिटी में शुरू हुई। गुजरात विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव विजय नहारे ने इसका उद्घाटन किया। गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस सिटी और SAL एजुकेशन इस 5 दिवसीय कांग्रेस की मेजबानी कर रहे हैं, जो 31 जनवरी को समाप्त होगी। साइंस अपडेट के बाद विज्ञान की आवाज में अब बारी है एम्पलीफायर की। एम्पलीफायर में हम करवाते हैं आपको रूबरू विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विविध क्षेत्रों में अपने अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास जनाधार के लिए ज्ञात वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं से तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं से। साथ ही साथ हम करवाते हैं आपकी मुलाकात उन खास लोगों से जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं, जिससे भारत और समाज बेहतर बन सके। आज की हमारी खास मेहमान हैं डॉक्टर मधु दीक्षित। डॉक्टर मधु दीक्षित वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं तथा पूर्व निदेशक हैं लखनऊ स्थित केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान की। सबसे पहले हमें ये बताएं कि ये जो आप, क्योंकि आपका लंबा अनुभव रहा है, CDRI की आप पूर्व निदेशक रही हैं, तो हमारे श्रोताओं को बताएं कि CDRI है क्या और ये कैसे काम करता है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है और जैसा कि इसके नाम से विदित होता है, ये ड्रग डिस्कवरी और डेवलपमेंट के एरिया में काम करता है। हम लोग के CDRI जब बनाया गया था, उस वक्त जो चार्टर क्रिएट किया गया था, उसमें हमें ये जिम्मेदारी दी गई थी कि हम नई ड्रग्स और डायग्नोस्टिक्स में वर्क करें, क्योंकि ये एरिया जो है वो हेल्थ सेक्टर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसा आप जानते ही हैं कि भारत में हर तरह की बीमारियां प्रचलित हैं, इन्फेक्टिव भी और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस भी। तो हमारा जो एरिया रहा है वो हमेशा इन दोनों के संबंध में काम करता है और हमने कई तरीके की ड्रग्स को भारतवासियों के लिए मुहैया भी कराया है। और इसके अलावा हम लोगों ने टेक्नोलॉजीज भी डेवलप की, क्योंकि जब भारतवर्ष आजाद हुआ उस वक्त हमारे पास बहुत कम सुविधाएं थी। इनफैक्ट हर तरीके की टेक्नोलॉजी हमको भारत से बाहर से लेनी पड़ती थी और हमारे लिए दवाओं को स्वयं बनाना मुमकिन नहीं था। तो इसलिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी CSIR की जिनमें CDRI भी प्रमुख है, उसने काम किया और अपना योगदान दिया और उसकी वजह से हमारे फार्मा इंडस्ट्रीज में काफी हद तक हम लोगों की मैन पावर और टेक्नोलॉजी दोनों का योगदान है। जी डॉक्टर मधु, अगर आप हमारे श्रोताओं को ये भी बता पाएँ, ये जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसकी जो जब आप इसकी निदेशक थी उस दौरान क्या कुछ ऐसे शोध हुए जिनका दूरगामी परिणाम हमको देखने को मिलता है या मिलेगा? जी, ऐसा है कि ड्रग डिस्कवरी जो है वो एक बहुत ही कंटिन्यूअस प्रोसेस है और इसमें ये कहना कि किसी एक जने का योगदान हो सकता है, ऐसा नहीं है। और मेरे पूर्व भी जो निदेशक रहे और मेरे अपने कार्यकाल में हम लोगों ने जो ड्रग हमें पहले से डिस्कवर्ड होती हैं, उनको फिर हम लोग फर्दर डेवलपमेंट में उनकी सेफ्टी का असेसमेंट करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स करे जाते हैं और तब कहीं वो मार्केट में आती हैं। तो मेरे कार्यकाल में 1-2 ड्रग्स थी जो कि हम लोगों ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया, कुछ का हम लोगों ने क्लिनिकल ट्रायल्स के परमिशन के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार किए और सबमिट किए, और एक सेंक्रोमान जो हमारी कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग है वो नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में ऐड हुई। ये तो प्रमुख योगदान मैं कह सकती हूँ। इसके अलावा हम लोगों मेरे समय में
ऑस्टियोपोरोसिस और जो फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में एक्सीडेंट्स का जो बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स होते हैं और उसमें काफी फ्रैक्चर्स वगैरह भी होते हैं। तो हम लोगों ने एक आयुर्वेदिक और हर्बल ड्रग्स से उसको आगे डेवलप करके उसको जाना, और वो टेक्नोलॉजी हम लोगों के मेरे अपने कार्यकाल में ट्रांसफर की गई थी, जो कि उस वक्त आयुष्मान के जी डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा ऐसा ये लाइसेंसिंग की गई थी। जी हाँ, हमारे जी आप पहले बताएं, आप पहले अपनी बात पूरी करें। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ऑस्टियोपोरोसिस की ड्रग का लाइसेंसिंग हुआ, इसके अलावा क्लिनिकल ट्रायल की परमिशन ली गई जिससे कि वो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए भी इस्तेमाल की जा सके। ये दो मेन उपलब्धि मैं कह सकती हूँ। और बाकी सेंक्रोमान का जो नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में उसको इंक्लूड किया गया, वो भी एक अच्छा कार्य हुआ। जी और मेरे हाल में हम लोगों ने ड्रग डिस्कवरी के कुछ नए एरियाज भी शुरू किए, और मैं खुद एक ड्रग डिस्कवरी प्रोग्राम को लीड कर रही थी, जो कि मैं काफी कम से कम 20 साल पहले से मैंने वो कार्य शुरू किया था। उसके लिए भी हम लोगों ने, वो एंटी थ्रोम्बोटिक मॉलिक्यूल है, उसके लिए क्लिनिकल ट्रायल की परमिशन के लिए हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने शुरू किए थे उस वक्त। जी, मैं उसी सवाल पे आ रहा था, अगर आप हमारे श्रोताओं को ये भी बता पाएँ आप अपने बारे में, ये मॉलिक्यूलर फार्माकोलॉजी आपने, क्योंकि इसकी काफ़ी गहन पढ़ाई की है, शोध किया है, ये क्या चीज़ है और इसका क्या महत्व है? जी, जैसा फार्माकोलॉजी भी ड्रग डिस्कवरी और ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स और किस तरीके से हमारे शरीर को वो फायदा पहुंचाती है और हमारे शरीर उन ड्रग्स के लिए कैसे रिएक्ट करता है, ये सारी ही विधाओं को बताता है। तो मेरा जो कार्य रहा वो एक तो एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग डिस्कवरी का प्रोग्राम था जो मैं लीड कर रही थी। दूसरा, मैंने नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि एक टॉक्सिक गैस मानी जाती है, और जब मैं कार्यरत थी वैज्ञानिक के तरह CDRI में, तो हम लोगों ने जो न्यूट्रोफिल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उनसे ये जाना कि ये भी नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेट करते हैं, और वो न्यूट्रोफिल के विभिन्न कार्यों में किस तरीके से उसका योगदान है, या वो किस तरीके से उन कार्यों को मदद करने में मदद करता है, इस पर काफी काम किया। हम लोगों ने कई जो ह्यूमन डिजीजेस हैं उनमें नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल्स कैसे अफेक्ट होते हैं, इन पर भी मेरा काफी शोध रहा है। और मैं एक कार्य और भी बताना चाहूंगी कि मेरे कार्यकाल में जो लैब्स टॉक्सिकोलॉजी और फार्माकोलॉजी की, जो कि हम लोगों के न्यू ड्रग्स मॉलिक्यूल्स की सेफ्टी को असेस करते हैं और टॉक्सिसिटी को असेस करते हैं, उसके लिए GLP एक्रेडिटेशन भी मेरे कार्यकाल में हुआ। तो वो भी एक अच्छी उपलब्धि थी मेरे कार्यकाल की। जी, डॉक्टर मधु, हमारे श्रोताओं को अगर आप ये भी बता पाएँ कि ये CDRI, हाल आपने बताया कि उसकी स्थापना कैसे हुई, क्या वो काम करता है, लेकिन ये सामाजिक पृष्ठभूमि में अगर देखें तो इसकी क्या आवश्यकता है इस वक्त भारत को, और ये कैसे जो आने वाले दिनों में इसकी क्या प्रासंगिकता रहेगी? CDRI और इन जनरल CSIR की जो भी लैब्स ड्रग डिस्कवरी से रिलेटेड काम कर रही हैं, वो बहुत ही उनका प्रमुख योगदान है। आपको पता ही होगा, और इसके बारे में काफी कुछ मीडिया पर इंटरव्यूज और ये सब मतलब बताया गया, और कई प्रकाशित भी हुए लेख इसके बारे में कि CSIR ने जो कोविड टाइम में काफी अच्छा काम किया। हम लोगों ने इसी तरीके से जो आगे कभी अगर जो भी बीमारियां हो रही हैं या जो बीमारियां प्रचलित हैं, उनको समझने में, उनको डायग्नोसिस करने में और उनके लिए नई ड्रग डिस्कवरी करने में इन CSIR की इन लैब्स का बहुत ज्यादा योगदान हो सकता है। CDRI प्रमुख है क्योंकि अगर आप देखें तो CDRI ने भारतवर्ष में करीब 13 मॉलिक्यूल्स को दिया है विभिन्न कंपनीज को।
आप ये जानते ही हैं कि हम लोग खुद मार्केट में इन कंपनीज को अपने ड्रग मॉलिक्यूल्स को नहीं ला सकते, इसलिए हमको लाइसेंसिंग करनी पड़ती है और फिर वो कंपनीज जो हैं वो अपने इन मॉलिक्यूल्स को मार्केट के लिए इंट्रोड्यूस करती हैं। उसमें दो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्रग्स हैं, एक तो सेंक्रोमान और जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग है और काफी सेफ है, दूसरी एक ईमाल मॉलिक्यूल है जो कि ब्रेन मलेरिया या सेरेब्रल मलेरिया के लिए यूज किया जाता है। उसमें वो आज की तारीख में करीब मोर देन 150 कंपनीज उसको बना रही हैं और वो भारतवर्ष में ही नहीं बाहर के देशों में भी प्रचलित है। तो ये जो दो कार्य हुए और उसके अलावा हम लोगों का ब्राह्मी काफी हम लोगों का कार्य इस तरफ भी है कि हम लोगों ने आयुर्वेदिक ड्रग्स को वैलिडेट किया, उनके क्लिनिकल ट्रायल्स किए और फिर उनको हमने मार्केट में और भी साइंटिफिकली वैलिडेटेड वे में उनको इंट्रोड्यूस किया। ये भी बहुत अच्छा योगदान है CDRI का और इसके अलावा कुछ और लैब्स ने भी इसके लिए काफी काम किया है। तो मैं मेरा ये आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि CDRI इस तरीके से नई ड्रग्स की खोज में और फार्मा कंपनीज को इनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने में काफी अच्छा काम कर सकती है। मेरी उम्मीद है क्योंकि अभी हम लोगों को वर्ल्ड के लेवल पर भी अगर चीज को ले जाना है तो इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम फार्मा कंपनीज के साथ में काम करें और न्यू ड्रग डिस्कवरी उन एरियाज को पहचाने और जाने और हम उन नए प्रोजेक्ट्स को शुरू करें। ये मेरी उम्मीद है और मुझे लगता है कि इस डायरेक्शन में काफी अच्छा कार्य किया जा रहा है और इसमें हमको सफलता भी मिलेगी। जी डॉक्टर मधु दीक्षित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, अपना समय देने के लिए। धन्यवाद। और ये मेरे लिए भी एक अच्छी कोशिश थी और कि मैं अपने CDRI के बारे में और अपने कुछ कार्य के बारे में बता सकूं आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। अब जाते जाते हम बताते हैं आपको बात पते की। बुध सौर मंडल का सूर्य से सबसे निकट स्थित और आकार में सबसे छोटा ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है। यह लोहे और जस्ते का बना हुआ है। ये था आज का विज्ञान की आवाज। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें बताएं mediaforcommunity@gmail.com पर। इस प्रोग्राम को प्रोड्यूस किया था आशीष तिवारी ने।